प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। प्रियम्बल एक्चुअल में क्या है? प्रियम्बल जो है ना, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि प्रियम्बल हमें ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्चुअल में है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो अपने सिटीजन्स को, वो इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो प्रियम्बल एक तरह से अपन जैसे इंडेक्स की बात करें, कोई भी बुक होती है जिसको अपन पढ़ने जा रहे होते हैं उससे पहले इंडेक्स होती है। इंडेक्स वो टॉपिक्स बता देती है कि इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। वही चीज़ इन शॉर्ट अगर आपको कही जाए तो वही प्रियम्बल है। प्रियम्बल ने हमें बता दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है वो कैसा होने वाला है। ठीक है। और इस ये सारे जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो सिर्फ मैंने लक्ष्मीकांत को प्रेफर करा है पॉइंट्स बनाते वक्त। अगर आपको इन डीप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना है तो दृष्टि आईएएस के जो सर हैं, हेड सर हैं, उन्होंने जो हेड हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटी को लेके वीडियोस डाल रखे हैं। तो आप एक एक करके सारे वीडियोस देख लीजिए, वो वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और उनको अगर आप जब देखोगे ना तो आपको ना पॉलिटी ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए एंड देन आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करिए। तो डेफिनेटली आप लोग को लगेगा कि बहुत अच्छे तरह से सर ने हर चीज़ को एक्सप्लेन करा है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट। प्रियम्बल को एक बार रीड कर लेते हैं। ये प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके कुछ वर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं प्री के अंदर, मीन्स के अंदर कोई नहीं पूछने वाला। जैसे देखो, ये बोला है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल किसके बारे में बोल रहा है? वी, हम जो पीपल हैं इंडिया के। ठीक है। इन्होंने देखो, इंडिया इंटू आ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इंडिया के बारे में इसने बता दिया कि इंडिया क्या है? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। यहाँ पे देखो, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सिटीजन्स को और सारे जो सिटीजन्स हैं उनको क्या राइट मिलते हैं? जस्टिस का। जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ एंड वर्कशिप है। क्वालिटी, इक्वलिटी है, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की, एंड टू प्रमोट अमोंग अमोंग दैम ऑल। fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly। देखो ये डेट याद रखना। मैं अभी अपन जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे कि ये प्रियम्बल में क्या है तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आएंगे। इंडिया के बारे में उसने क्या बताया, उसने सोर्स किसे बताया, उसने सिटीजन्स के बारे में क्या बताया, और यहाँ तक कि डेट को भी मेंशन करा है, दैट इज़ 26 November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इसने ये डेट भी बता दी है कि हम किस डेट पर अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। प्रियम्बल ने ये चीज़ मेंशन करी है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब मैं इसकी बात करती हूँ कि प्रियम्बल कहाँ से सबसे पहले आया था, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मतलब लिया नहीं गया है लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले अडॉप्ट करा था ये प्रियम्बल। तो इट रेफर्स टू इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंट्रोडक्शन देता है और उसका प्रीफेस बताता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पे देखो, एन की पालकी वाला जो थे ना 1951-52 के टाइम पर, ही इज़ अ वेरी फेमस लॉयर, बहुत फेमस लॉयर हुए थे। और उस टाइम पर उन्होंने सरकार को अमेंडमेंट जो हुआ था, अमेंडमेंट जो लॉज लेकर आ रही थी उसके लिए परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा। ठीक है। बहुत परेशान कर दिया था और नाको चने चबवा दिए थे, मतलब ऐसा कह सकते हैं। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट, मतलब ऐसे कैसे बहुत इंटेलेक्चुअल लॉयर के अकाउंट में आते हैं। ठीक है। मतलब अगर हम लॉयर्स में अगर गिनना चाहेंगे तो ही इज़ वेरी रिनाउंड वन, जिनका बहुत रिस्पेक्ट था। इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रियम्बल है वो क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये किस पे बेस्ड था? जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सबसे पहले उसके सेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा होना चाहिए। तो उस पे इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, इसके सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि प्रियम्बल के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहला देखो, ये जो बात करता है ना, सबसे पहला जो इसका इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट ये किसकी बात करता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द, ये देखो, ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जो जो प्रियम्बल है वो ये बात मेंशन करता है कि जो पावर मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को
जो सोर्स है प्रियम्बल ने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, वो उसने डिक्लेयर किया था, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। चार चीज़ें बताई, जिसमें से पहली चीज़ बताई सोर्स कौन है, सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया। उसका नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, सोवरेन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद जब ये बताता है तो ये ऑब्जेक्टिव बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसने ऑब्जेक्टिव में बताया था सिटीजन्स के लिए क्या था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, पैटर्निटी, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसने मैंने ये भी बोला था कि वहाँ पे डेट ऑफ अडॉप्शन लिखी हुई है। तो डेट ऑफ अडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की नवंबर 26 1949, ये डेट उसके अंदर मेंशन थी। तो अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ प्रियम्बल के अंदर, तो प्रियम्बल ने सबसे पहले चार चीज़ों के बारे में जिक्र करा है। उसने सोर्स बताया जो कि पीपल है, उसने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का नेचर बताया, सोवरेन है, सेक्युलर है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये चीज़ बताई। ऑब्जेक्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव में उसने बोला कि जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी एंड पैटर्निटी, और डेट ऑफ अडॉप्शन बताई, दैट इज़ नवंबर 26 1949। अब उसके बाद आते हैं इसके अंदर ये जो मेंशन करे गए थे कीवर्ड्स, उनका मीनिंग क्या है। जो सोवरेन बोला, सोशलिस्ट बोला, सेक्युलर बोला, तो उन सब की क्या क्या मीनिंग्स हैं उसको एक बार ब्रीफ के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोवरेन। सोवरेन का मतलब है इंडिया इज़ नीदर डिपेंडेंसी नॉर आर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हमारे पर अब किसी का भी राज नहीं है। अगर मैं 1920 की बात करूँ, सपोज 1920 की बात करूँ, तो 1920 के टाइम हम सोवरेन नहीं थे। हम पे कौन था, ब्रिटिश शासन राज करता था, ब्रिटिश रूल का राज करता था। लेकिन अब हमारे पर कोई भी रूल नहीं करता। अगर मेरे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं हर सिटीजन्स के पास, ठीक है, आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 है, 24 है। तो अगर ये वाले जब सपोज अमेरिका ने बोला इंडिया को कि आप अपने यहाँ पे जो सिटीजन्स को आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट आप दे रहे हो उसको अब अबॉलिश करो, तो इंडिया मानेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इंडिया सोवरेन है, इसके ऊपर कोई भी हेड नहीं है। इंडिया की खुद की गवर्नमेंट है, खुद डिसाइड करेगा। इंडिया इंडिया की पार्लियामेंट है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया खुद डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ कौन से लॉ बनाने हैं, उसको अपने अपने सिटीजन्स को कौन से फंडामेंटल राइट्स देने हैं, कौन सी ड्यूटीज़ देनी है, उसके लिए वोटिंग के क्या प्रोसीजर्स होनी चाहिए, उनके लिए क्या एज स्पेसिफाई होनी चाहिए, ये सब कुछ इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। कोई भी जो एक्सटर्नल पावर है वो ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगा। देयर इज़ नो अथॉरिटी अबाउट इट एंड इट इज़ फ्री फॉर कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। सोवरेन मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होता है अपने सारे अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मतलब होता है मिक्स्ड इकनॉमी। मिक्स्ड इकनॉमी मतलब होता है कि आपके पास पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक भी हो और आपके पास प्राइवेट भी हो। पब्लिक क्या होती है, जो सरकार के पास जिनका कंट्रोल होता है। वैसे अभी इंडिया के अंदर इस कंडीशंस के अंदर अगर अब देखा जाए तो रेलवे भी नहीं बचा, बहुत सारे कम मतलब इंडिया बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने शेयर्स बेच रही है, सरकार अपने शेयर्स बेच रही है पैसों के लिए, और बहुत सारे रीजंस भी है। लेकिन पब्लिक वो होता है जिसके अंदर 100% अथॉरिटी किसके पास होती है, सरकार की, गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे अभी अगर बात करोगे तो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी एक ऐसी है जो अभी तक गवर्नमेंट के पास ही है। प्राइवेट सेक्टर की बात करोगे तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन है प्राइवेट सेक्टर के पास। रेलवे रेलवे की बात करें तो रेलवे भी अब आधा थोड़ा बहुत आ रहा है। एयरपोर्ट्स वगैरह की बात करें, एयर ट्रैफिक की बात करें, तो यहाँ पे भी ये भी चीज़ हो रही है प्राइवेट। तो जहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है प्राइवेट द्वारा, जो जैसे टाटा है, अंबानी है, अडानी है, तो इन लोगों के पास है। तो यहाँ पे ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया के अंदर कुछ जो सेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के पास भी हैं और कुछ सेक्टर्स प्राइवेट के पास भी हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं। और ये जो वर्ड है ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड करा गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि 3 वर्ड्स थे प्रियम्बल के अंदर अभी तक सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, और उसके अंदर 3 वर्ड्स ऐड करे गए थे, जिसमें से एक वर्ड है हमारे पास सोशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेक्युलर। ये भी 1976 के अंदर 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ था। सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है भारत का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ all religions in our country have the same status and support from the state। सेकुलर मतलब होने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात करें, मैंने बोला कि मेरे पास मुझे
अपने डिपार्टमेंट के अंदर मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री है, उसने बोला कि हमें यहाँ पे 10 पर्सन को रिक्रूट करना है। तो उसने बोला कि मैं 3 हिंदुओं को दूंगा, 3 हिंदू को पोजीशन दूंगा, 3 मोहम्मडन्स मुस्लिम्स को दूंगा, 2 सिख को दूंगा, और 2 मैं दे दूंगा 6 को जैन को, या फिर 1 जैन को दे दूंगा, 1 बुद्धिज्म को दे दूंगा। ठीक है, तो ये ऐसा कभी भी आपने देखा है कि रिलीजन के बेस पे कोई भी रिक्रूटमेंट हो रहा हो? नहीं, ये कभी भी नहीं होता। एक एक दो एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, जैसे पंडित वगैरह कहीं कहीं पे होता है ना, मौलवी वगैरह के लिए अगर रिक्रूटमेंट, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं कराती। वो मोस्टली जो होते हैं ना, वो उनके जो डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वो लोग ही करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कभी भी धर्म के आधार पर, हमारे जो धर्म के आधार पर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ये कहता है कि हमारे पास सभी धर्म बराबर है, चाहे आप हिंदू से हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, पारसी हो, कोई भी आप धर्म को फॉलो करता हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आपका इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। और भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है, यहाँ मेजॉरिटी में कोई भी हो, लेकिन भारत का अगर हम बोलें कि इंडिया का रिलीजन कौन सा है, तो इंडिया का रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है। इंडिया धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे सभी जो रिलीजन है उनको इक्वल स्टेटस दिया गया है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक होता है हिंदी के अंदर कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, वो चीज़ डेमोक्रेटिक कहलाती है। प्रोवाइड्स फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच the executive is responsible to the legislature for all its policies and action. In broader sense, the political democracy, but also social and economic democracy. हमारे यहाँ पास political के साथ साथ हमें social और economic democracy भी मिली हुई है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र होना। लोकतंत्र, हमारे यहाँ पे जो हेड है वो किसके द्वारा चुना जाता है? जो पीएम है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा। जो प्रेसिडेंट है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो इनका कहने का डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से, स्टेट्स से चुन के आते हैं, और उनको चुनता कौन है? जनता चुनती है। यहाँ पे कोई भी हायरार्की नहीं चल रही। हायरार्की मतलब समझ रहे हो? जैसे एक किंग है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका जो बेटा आने वाला है, वो चीज़ आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जो भी हमारा हेड बनेगा वो हमेशा चुना जाएगा, और वो किसके द्वारा चुना जाएगा? लोगों के द्वारा। लोकतांत्रिक है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है। ठीक है, तो बहुत बड़ी लोकतांत्रिक है। लोग तो ऐसे कहते हैं, और सही भी है वैसे, पॉपुलेशन को देखा जाए तो सही भी है, लेकिन रियलिटी रियलिटी में डेमोक्रेटिक कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, अगर कुछ कंडीशंस को देखा जाए। कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पे अगर पास्ट के अंदर भी सरकार को देखा जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स पर यही कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है। लोकतांत्रिक ही है वैसे तो, मतलब 99% लोकतांत्रिक है, क्योंकि यहाँ पे लोग द्वारा ही चुने जाते हैं। देखो एक और चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी ऐसी बात कहता है कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी है, इन तीनों को आपस में से अलग नहीं करा जा सकता। क्योंकि अगर आप लिबर्टी को हटा दोगे तो इक्वलिटी और फैटर्निटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इक्वलिटी को हटा दोगे तो लिबर्टी और फैटर्निटी का कोई मतलब नहीं रहेगा, और अगर आपने फैटर्निटी को हटा दिया तो इक्वलिटी और लिबर्टी का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी है वो किसको मिला के बना है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी को। ठीक है, देखो लिबर्टी, लिबर्टी कैन नॉट बी divorced फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी फ्रॉम लिबर्टी, एंड नॉट लिबर्टी फ्रॉम द इक्वलिटी। ठीक है, बी divorced फ्रॉम फैटर्निटी। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। ये बोल रहे हैं कि अगर इक्वलिटी नहीं होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अंबानी के पास अलग पावर हो जाए, और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बात करो कि अगर हम इक्वलिटी, डिफरेंट डिफरेंट जो टेलीकॉम्स के करने वाली कंपनीज हैं, अगर हम उनमें इक्वलिटी नहीं करें, तो अगर हमने किसी एक को प्रेफरेंस दे दिया, सपोज अभी आपने जियो को प्रेफरेंस दे दिया गवर्नमेंट ने, कि जो रिलायंस है उसको हम ये सारे पावर देते हैं, 5G के सारे जो टावर्स हैं या फिर जो स्पेक्ट्रम है वो उसी को अलॉट करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वलिटी अगर नहीं होगी और लिबर्टी होगी करने की, तो वहाँ पे एक ही सुपरमेसी हो जाएगी, सुपरमेसी हेड बन जाएगा। लेकिन दूसरा बोलता है कि अगर आप लिबर्टी नहीं देंगे किसी भी चीज़ को, तो इक्वलिटी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अगर आपने सपोज किसी ने जैसे ए
ए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो 5 रुपीज़ में कर रहा है, बी उसी सर्विस को 10 रुपीज़ में कर रहा है, सी उसी सर्विस को 11 रुपीज़ में कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 5, 10 और 11 के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे लिबर्टी नहीं दोगे किसी को अपने आप को प्रूफ करने की और सबको बोलोगे कि हम सबको जैसे सपोज मेरे पास 10 स्पेक्ट्रम है, 10 नहीं 9 मान लो, 9 स्पेक्ट्रम है और मैं तीनों को इर्रिस्पेक्ट ऑफ देयर कॉस्ट मैं तीनों को 3-3 दे दूँ, तो यहाँ पे कुछ होगा क्या? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। तो याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी 3 को मिला के बनता है, दैट इज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। उसके बाद रिपब्लिक की बात करते हैं। रिपब्लिक सबको पता है, रिपब्लिक होता है यहाँ पे जो हमारा जो प्रेसिडेंट है, जब से जो हेड है इंडिया का, जो सबसे पहला नागरिक है प्रेसिडेंट, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास मोनार्की नहीं है, हमारे पास किंग और क्वीन का शासन नहीं है। यहाँ पे कोई भी जो पीढ़ियाँ या फिर जो जनरेशन्स आती हैं उनमें कोई भी यहाँ पर हायरार्की नहीं चलती, हेरिडिटी नहीं चलती। जैसे ब्रिटेन के अंदर आप देखोगे तो ब्रिटेन के अंदर जो क्वीन है, क्वीन के जाने के बाद उनके बेटे जो होंगे वो आएंगे, प्रिंस चार्ल्स आएंगे, फिर उसके बाद विलियम आएगा, विलियम के बाद उनके जो सन हैं, मतलब ये पूरी पीढ़ी ऐसे चलती जाएगी। हायरार्की है वहाँ का, वहाँ पे हायरार्की है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी हायरार्की नहीं है। जो हमारे अभी प्रेसिडेंट है उनका जब टेन्योर पूरा हो जाएगा 5 साल बाद, तो उसके बाद वापस से इलेक्शन होंगे, वो वापस से अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है, और वो इलेक्ट नहीं होते तो कोई और इलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो इंडिया है वो रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ का जो हेड है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, वहाँ पे मोनार्की नहीं है। ठीक है, पीपल not in a single individual like a king or a queen. The presence of any privileged class and hence all public office being open to every citizens without any discrimination. जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सबके लिए ओपन है, वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है, वो किसी भी एक पर्सन के लिए ओपन नहीं है। जस्टिस जस्टिस जो है वो हमें 3 चीज़ों का मिला हुआ है, एक तो है सोशल है, इकोनॉमिक है, ठीक है, तो और पॉलिटिकल है। 3 जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल होते हैं इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट सोशल जस्टिस है। ये बोलता है कि ट्रीटमेंट सबको, ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। तो सोशल जस्टिस का मतलब है सबको इक्वल मिला हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूँ कि कोई व्हिटिश कलर का है और कोई ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि इस एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए हम सिर्फ व्हिटिश कलर को प्रेफर करते हैं, हम ब्लैक कलर को प्रेफर करते हैं। ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपकी कास्ट पे, आपके रिलीजन पे, आपके सेक्स पे ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सेप्शन फ्यू सेक्स में मेल और फीमेल के लिए, जैसे एनडीए वगैरह के अब तो सब ओपन कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शंस है, लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस हैं। आर्मी वगैरह के अंदर फीमेल्स वगैरह के लिए अलाउड नहीं है, कॉम्बैक्ट वगैरह के अंदर। बट हाँ, जनरल इन सेंस में बात करी जाए तो एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो सोशल जस्टिस है, सबको समानता है। इकोनॉमिक जस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पीपल का ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी बात करते हैं, तो मेरे अगर मैं वोट डालने गई, तो मेरे जो वोट है, एक वोट मैंने डाला तो मेरे वोट को एक ही काउंट करा जाएगा। वहीं पे अगर हम अंबानी बात करें, अंबानी की, अगर वो आते हैं और वो भी वोट डालते हैं तो उनका भी वोट एक ही काउंट करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है तो इनकी वोट की पावर 100 हो जाएगी या फिर 2 हो जाएगी, नहीं। मेरे वोट का अगर पावर काउंट एक है, लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं तब, या फिर राज्यसभा, मतलब जिसमें भी आप इलेक्ट होके जा रहे हो, तो अगर वोट की पावर एक है तो यहाँ पे इनके वोट की भी पावर एक है जनरल इलेक्शन के टाइम पर। ओके, और पॉलिटिकल में है, पॉलिटिकल देखो इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे बोली है, पहले ये देख लो। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वलिटी एंड वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। मतलब ये कहने का सिंपल सा सेंस है कि इनइक्वलिटी को हटाना है प्रॉपर्टीज़ में, वेल्थ में और इतना। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस जब मिल जाते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कह सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या होता है? 3 टाइप के थे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल कहता है कि इंडिया के अंदर जो भी है नागरिक है, यहाँ का भारत का नागरिक है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, उसके पास ये राइट है, वो चुनाव लड़ सकता है, वो अपनी पार्टी बना सकता है, वो लोकसभा राज्यसभा में इलेक्ट होके जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी
डिस्क्रिमिनेशन इस बात पे नहीं होगा कि आप हिंदू हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आपकी क्राइटेरिया है 25 और 35 का चुनने का। तो अगर आपकी एज सपोज 40 है लेकिन आप फीमेल हैं तो आप नहीं जा सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल एवरी सिटीजन जो इंडिया के पास है उसके पास राइट है। कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी जो कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनाने के लिए ज़रूरी होती है। और दोनों की अलग अलग क्राइटेरियाज है। 6% वोट होने चाहिए, 4 स्टेट्स में होने चाहिए, अलग अलग स्टेट्स में होने चाहिए, स्टेट पार्टी का ऐसे कुछ अलग है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हो तो कोई भी इंडिया का कोई भी मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, ठीक है। ऑल द सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। देखो, जस्टिस का जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है वो हमने कहाँ से उठाया था, रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के अंदर हुआ था। तो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वो हमने कहाँ से लिया गया था हमारे द्वारा, रशियन रिवॉल्यूशन से। उसके बाद आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी है थॉट्स की, means the absence of restraint on the activities of individual and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities। लिबर्टी कहता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर रोक लगाना बेमतलब की। जैसे फॉर एग्जांपल लिबर्टी ऑफ थॉट्स की बात करें तो मैं अपने दिमाग में भी सपोज ये सोच रही हूँ कि मुझे बम बनाना सीखना है, मैं बम कैसे बनाते हैं मैं सीखूंगी, न्यूक्लियर बम कैसे बनाते हैं मैं सीखूंगी, ठीक है। तो ये मेरी लिबर्टी है, गवर्नमेंट ने मुझे लिबर्टी दे रखी है। आप सोच सकते हो, आप सोच तो कुछ भी सकते हो लेकिन आप कर नहीं सकते। और फैक्ट है ये चीज़ ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप सोच सकते हो। मैं स्पाइडरमैन, मैं सोचूंगी कि मैं आयरन मैन जैसा अपने लिए सूट बनाना चाहती हूँ और मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ। मैं उसकी तरह वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहती हूँ और अपना एक आयरन मैन का सूट बनाना चाहती हूँ, ठीक है, आयरन वुमन का सूट बनाना चाहती हूँ एंड आई वांटेड टू फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पे जब बात करी जा रही है तो गवर्नमेंट बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप सोच सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप लिबर्टी है इस बात की। लेकिन वहीं पे जब मैं ये चीज़ इंप्लीमेंट करूँगी तो मेरे पे फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे कि आप बिना परमिशन के कहीं जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकते, आप नेशनल मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्लॉजेस आने लग जाते हैं। लेकिन लिबर्टी है इंडिविजुअल पे कि आप कुछ भी सोच सकते हो। और उसी टाइम पर ये प्रोवाइड भी करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कि डेवलपमेंट हो चुके सके इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का। लिबर्टी का, इक्वलिटी का एंड फ्रेटर्निटी का प्रियम्बल में कहाँ से लिया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था। देखो जस्टिस का तो रशियन से आया था लेकिन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का हमने लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इक्वलिटी क्या चीज़ होती है, इक्वलिटी होती है सबको समानता। बेसिकली अगर हिंदी में हम बात करें इक्वलिटी मतलब समानता, सबको इक्वल राइट है, ठीक है। मतलब इस बात को छोड़ के कि जैसे फॉर एग्जांपल है कोई, मैं हूँ, है ना, मैं अभी वोट का एग्जांपल देती हूँ कि मैं जो वोट हूँ, वोट डाला तो मेरा वोट एक काउंट हो रहा है, कोई मेल, माई सेल्फ, ठीक है। और अगर कोई मेल है, कोई पर्सन है, जैसे मेल में सपोज आप ले लो रणवीर सिंह है, ठीक है, रणवीर सिंह है, रणवीर ने वोट डाला तो उसका भी वोट एक काउंट होगा। क्यों भाई, उसके पास तो बहुत पैसा है, बहुत फेमस है, ये है वो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है आपको इक्वलिटी है, आप समान हो हमारी नज़र में, चाहे आप एक्टर हो, आप टीचर हो, आप बिजनेस वूमेन हो, आप कोई भी हो, आपके पास वेल्थ हो नहीं हो, तो हमारे यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया है, सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कोई पंजाब से है, कोई कश्मीर से है, कोई राजस्थान से है, कोई केरला से है, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 10 पोस्ट का अगर यहाँ से जो लोग हैं अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उन सबको यहाँ पे अप्लाई करने की, मेरिट के अंदर आने की वो है सुविधा एक तरह से उनके पास ये राइट है कि वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि पंजाब से हैं, अगर आप पंजाब से अप्लाई करेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कश्मीर से आप अप्लाई करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नॉर्मली नहीं होता। तो इक्वलिटी बोलती है कि हर चीज़ में समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी 3 प्रकार की होती है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल
फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रूल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। आर्टिकल 325 कहता है कोई भी पर्सन रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, सेक्स मतलब मेल और फीमेल, जेंडर के बेसिस पे और रेस और कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता कि आप वोट नहीं दे सकते, आर्टिकल 325 कहता है। वैसे ही लोकसभा के अंदर ये बोला है कि एडल्ट सरफेज होना चाहिए, ये कौन बोलता है, आर्टिकल 326। फैटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा, बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जब सिटीजन पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेरिका को कंसिडर करूँ, ये अमेरिका है ना, ये अमेरिका, ऊपर कनाडा आ जाता है, यहाँ पे मैक्सिको आ जाता है, फिर ये अमेरिका, यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं। थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, मैं एकदम रफ में बना रही हूँ, अभी इसको कंसिडर कर लो, ठीक है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कश्मीर से, कश्मीर यहाँ पे कर दिया आपको, कश्मीर ये लद्दाख से, यहाँ पे कोई राजस्थान से, यहाँ कोई केरला से, यहाँ पे कोई असम से, ठीक है, यहाँ कोई सिक्किम से, और यहाँ पे अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ड्यूल चलती है सिटीजनशिप। एक तो उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की होगी, और एक उस जैसे वो न्यूयॉर्क में रहता है या फिर वो नवेडा में रहता है, ठीक है, तो टेक्सास में रहता है, तो वहाँ पे उसके पास टेक्सास की भी होगी, नवेडा की भी होगी। तो कोई भी अमेरिका का पर्सन होगा उसके पास दो सिटीजनशिप होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में कोई भी पर्सन अगर वो कश्मीर का हो, लद्दाख का हो, राजस्थान का हो, वो केरला का हो, असम का हो, वो कहीं का भी हो, अंडमान निकोबार का हो, कहीं का भी हो, वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। उसके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है, सिंगल। और यही चीज़ शो करती है कि हमारे पास फेटर्निटी है, हमारे पास ब्रदरहुड है, हमारे पास भाईचारा है, और हमारे पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे हमारे पास ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हो, लेकिन हम इंडिया के ही नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है। इसके अंदर जो फैटर्निटी है उसके अंदर ये भी लिखा गया, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये भी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड करा गया था। तीन वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तीन वर्ड ऐड करे गए थे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो इंटीग्रिटी वर्ड बेसिकली, तो 42 1976 ये याद रखना। अब देखो, सबसे पहला सवाल ये उठा कि जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं है। तो सबसे पहले जो बेरोगारी केस हुआ था 1960 के अंदर, उसने बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया 1973 के अंदर, LIC ऑफ इंडिया केस आया 1995 के अंदर। उसने बोला कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ, केशवानंद भारती केस है ना, केशवानंद भारती केस पूरे अभी तक के जितने भी केसेस हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि केशवानंद भारती केस से कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर के अंदर, सरकार के अंदर ऐसा कोई मतलब, सरकार पास्ट वाली या फिर अब जो आने वाली सरकार है, आने वाली जितने भी फ्यूचर्स में सरकार आएगी, अगर वो कोई भी काम करना चाहती है, कोई भी अमेंडमेंट करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहती है, अपने हिसाब से चेंज करना चाहती है, या फिर कोई भी मैटर से चेंज करना चाहती है, तो उसके सामने अगर कोई केस खड़ा रहेगा तो वह है केशवानंद भारती केस, दैट इज़ 1973। ये केस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया था। और हमेशा ये केस हमेशा, ये बहुत जितना भी पुराना भी हो जाए, इस बात से फ़र्क नहीं, इस पे क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो केस है ये हमेशा चुनौती देता है किसको, सरकार को, हमेशा देता रहेगा। सरकार कोई भी लॉ बनाना चाहे उसे 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या हम केशवानंद भारती केस के अंदर जो जजमेंट आया था हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर अगेंस्ट में होगा तो सुप्रीम कोर्ट वैसे ही मना कर देगा, और फेवर में है तो बात होगी, ठीक है। तो LIC ऑफ इंडिया याद रखिएगा कि केशवानंद भारती केस में और LIC ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो इंडिया का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद देखो, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा हमेशा, प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोविजन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। उसने बोला कि प्रियम्बल जो है वो सोर्स, वो
जो लेजिस्लेचर है यानी जो पार्लियामेंट है उसका सोर्स ऑफ पावर नहीं है और वो कभी भी पावर को रिस्ट्रेन भी नहीं करता। दूसरी बात ये बोलता है इट इज़ नॉन जस्टिफिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा आर्टिकल 19 जैसे फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई हमारा आर्टिकल को ब्रीच करता है, आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो अगर इसको कोई ब्रीच करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आपके कोर्ट में जाके क्या बोलोगे कि इसने इस ऐसा काम करके मेरे आर्टिकल 19 को ब्रीच करा है। ठीक है, तो आप सुनवाई करो। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल प्रियम्बल में कोई वर्ड दे रखा है कि सेकुलर है, सपोज मान लो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, सेकुलर है या फिर इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि प्रियम्बल में ये बात लिखी हुई है कि इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है इसलिए ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिफिएबल है, आप इसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो वैसे ही जैसे आप फंडामेंटल का को आपका ब्रीच होने पे आपको कोई आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली जाके कह सकते हो कि इसने मेरा आर्टिकल इसके खिलाफ मतलब मेरा ब्रीच हुआ, मतलब आप ऐसे कह सकते हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो कि मेरा ये आर्टिकल, मुझे लाइफ ऑफ लिबर्टी और इसका ऐसे करने से मेरी लाइफ ऑफ लिबर्टी अंडर दिस आर्टिकल गई है। लेकिन आप प्रियम्बल में बात ये ऐसी नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा, ना तो ये सोर्स है पावर का, नो प्रोहिबिट करता है, ना रोकता है, ना पावर देता है, और ये जस्टिफिएबल भी नहीं है लॉ के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि जो प्रियम्बल है उसको अमेंड कर सकते हो, लेकिन केशवानंद भारती केस ने बोल दिया था कि उसका बेसिक फीचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कहता है कि ये पार्ट है और पार्ट है तो अमेंडमेंट भी हो सकता है, और अगर अमेंडमेंट हो सकता है तो आपको ये बात रखनी ध्यान रखनी है कि इसका जो बेसिक फीचर है वो चेंज नहीं होगा। हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वन सो फार, सिर्फ एक ही बार अमेंडेड करा गया है वो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, मैंने आपको बताया था 3 वर्ड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इसके अंदर ऐड हुए हैं। इससे पहले ये तीनों वर्ड नहीं थे, पूरा प्रियम्बल पूरा सेम था, लेकिन 42 अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1976 के बाद ये तीनों ऐड हो गए और हमारा प्रियम्बल जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में है उस फॉर्म के अंदर आ गया था। ठीक है, आई होपफुली कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाई होंगी। रिवीजन के लिए एक बार इसको देख लीजिएगा और उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत को अगर आपको पढ़ना है तो एक बार, वैसे पढ़ना ज़रूरी है, आप उसको पढ़िएगा एंड यू विल गेट सील थ्रू, आप उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है प्रियम्बल आ चुका है, और सर का प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।